हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू ऑन द डीएनए रिप्लिकेशन। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां पे ऑडियो बुक है डीएनए रिप्लिकेशन का। अभी तक आपने वो ऑडियो बुक सुना नहीं है तो आप वो ऑडियो बुक सुन सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि अभी हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज करा रहे हैं एमएससी एंट्रेंस 2023 के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई बटन पे ये वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देखिए और जिस तरह प्रोसेस बताया गया है वो प्रोसेस फॉलो करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जा रहा है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो चलिए हम ये वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और आंसर क्या है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है। द एंजाइम विच कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए टेम्पलेट इज। तो आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बन रहा है। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा। सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है, सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये होता है सेंट्रल डोग्मा, क्रिक ने बताया था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्या पूछ रहा है कि आरएनए से डीएनए का फ्रैगमेंट बन रहा है। तो आरएनए से डीएनए बनता है तो कौन सा एंजाइम बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कॉपी डीएनए बनता है, ठीक है, सी डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंडियन न्यूक्लियस डीएनए पॉलीमरेज लाइगेज का काम आप जानते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये काम करता है। जितने भी एंजाइम आ रहे हैं वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस एंजाइम का क्या काम है। मैं बताते चलूँगा, आप सब बताते चलिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ठीक है, वन रहेगा। लीडिंग स्टैंड आर सिंथेसाइज इन फ्रैगमेंट। नहीं, लीडिंग स्टैंड जो होता है कंटिन्यूसली उसका सिंथेसिस होता है, लैगिंग का होता है वो फ्रैगमेंट में होता है। तो पहला इनकरेक्ट है। डीएनए फ्रैगमेंट सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। ये गलत बात है। डीएनए फ्रैगमेंट को सिंथेसिस करने के लिए, इनिशिएशन कराने के लिए सबसे पहले आपको आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। और उस आरएनए प्राइमर को कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। तो डीएनए फ्रैगमेंट का सिंथेसिस इनिशिएट कौन करेगा, वो करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ना कि डीएनए पॉलीमरेज। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज इन डिफरेंट मैनर बिकॉज द डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक होता है आपका क्या होता है, एक में होता है लीडिंग मैनर में, एक होता है लैगिंग मैनर में। मतलब कि एक में कंटिन्यूसली डीएनए का सिंथेसिस होता है, एक में क्या होता है फ्रैगमेंट के रूप में होता है और एंटी पैरेलल होता है। सी वाला एकदम बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखिए, डीएनए पॉलीमरेज अलोन कोऑर्डिनेट रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रोसेस। गलत बात है। डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए, उसको 5' से 3' डायरेक्शन देने के लिए वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, आरएनए प्राइमर्स काम करेंगे। तो डी वाला गलत है। आपका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन इट्स लैगिंग स्टैंड इज इनिशिएटेड बाई। तो इनिशिएशन की बात कर रहा है लैगिंग स्टैंड पे। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं मत कर दीजिएगा। इनिशिएशन की बात करें तो वहाँ पे हमेशा से आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमर काम करेगा। ये सब आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप सब गड़बड़ी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूइंग डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक वंस इट्स इनिशिएटेड इज। तो कंटिन्यूटी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में कौन कराता है, एक बार जब ये शुरू हो जाता है तब। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक में, वो मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड यानी कि बी। द फंक्शन ऑफ इंडोन्यूक्लिएज इज टू। तो इंडोन्यूक्लिएज क्या होता है, डीएनए को आपने पढ़ा होगा, इंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन हो गया आपका, एक्सोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज। तो एक्सोन्यूक्लिएज जो होता है वो टर्मिनल से कट लगाता है ना, और इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, मिडिल से कट लगाता है। निक द डीएनए मॉलिक्यूल इन द मिडिल। ओके, तो मिडिल से कहीं भी कट लगा सकता है। तो इसका बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एंजाइम विच कैन एक्सटेंड ए डीएनए विदाउट अ टेम्पलेट इज। तो देखिए डीएनए पॉलीमरेज जब भी काम करेगा उसको टेम्पलेट चाहिए। टेम्पलेट रहेगा तभी वहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज होता है, सबसे पहले ये टेम्पलेट को बनाता है फिर वहाँ पे काम करता है। S1 न्यूक्लियस वो तो कट करता है डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड। ओके, तो समझ गए कौन सा आंसर होगा, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। व्हाट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बहुत पूछा जाता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या होता है। डीएनए पॉलीमराइजेशन दो तरह से होता है। लीडिंग होता है जहाँ पे कंटिन्यूस डीएनए का सिंथेसिस होता है लीडिंग स्टैंड पे, और लैगिंग पे क्या होता है, डीएनए जो होता है सिंथेसाइज होता है फ्रैगमेंट के रूप में, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट के रूप में, जिसे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। बाद में इसी फ्रैगमेंट को डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है,
स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज विच इज सॉल्युबल एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सॉल्युबल इन नेचर का होता है। काम पता है आपको, सिंथेसिस ऑफ द डीएनए कराता है। तो ये पूछ रहा है क्या ये परमानेंटली बाउंड टू क्रोमेटिन होता है? बिल्कुल नहीं। आप ये सेल साइकिल थोड़ा सा पढ़ेंगे तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो सिंथेसिस हो जाता है, ध्यान से सुनिए, वो किस फेज में हो जाता है? जीवन फेज में हो जाता है। ठीक है, पहले उसके पहले बहुत सारे फेज थे आपका, प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब करके आते हैं। तो आपका सेल साइकिल में जीवन H-G2M आप पढ़ेंगे ना, इंटरफेज वाला। तो जीवन में जो होता है डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस हो जाता है और वो एक्टिव होता है एस फेज में। तभी एस फेज में जाके वो क्रोमेटिन से बाइंड करता है। तो हमेशा बाइंड नहीं किया जाता, करा रहता है, जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो बाइंड करता है। आप ये याद रखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज का जो सिंथेसिस होता है वो जीवन में होता है, वो एक्टिव कब होता है? वो एस फेज में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Michelson and Stahl used a isotope of demonstrate semi-conservative nature of DNA duplication. Which isotope they use? तो देखिए डीएनए रिप्लिकेशन तीन तरीके से होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और एक क्या होता है, डिस्पर्सिव। तो मेसल्सन एंड स्थाल ने बताया कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब उसका फ्रैगमेंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, फिर उसको सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने किस आइसोटोप का यूज किया था? उन्होंने नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का यूज किया था। सीजियम क्लोराइड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ये सब करके 1959 में कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फॉर्म फ्रेम रीडिंग डायरेक्शन ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 5 प्राइम पे क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। 3 प्राइम पे क्या होता है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अब डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो फास्फेट ग्रुप को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को कर सकता है, इसलिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। डीएनए वाइंडिंग ऑफ हेलिकल वाइंडिंग ऑफ डीएनए आर रिमूव्ड बाई एन एंजाइम। तो हेलिकल डीएनए जो होता है हेलिकल नेचर का होता है ना, तो उसे देखिए रिमूव करने के लिए डीएनए हेलिकेज भी काम कर सकता है और डीएनए टोपोआइसोमरेज, तो ये दोनों साथ में मिलके काम करते हैं ना। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जब दोनों ऑप्शन मिले तो आप टोपोआइसोमरेज ही मारेंगे आंसर में। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए हेलिकेज अकेला काम कर रहा होता है ना, तो क्या होता है ना, सुपर कॉइलिंग होते जाता है, मतलब रस्सी होता है ना, रस्सी को आप खोलते जाएंगे तो एक गांठ जैसी आगे बनती जाएगी, तो हेलिकेज वहाँ पे काम करना बंद कर देगा। लेकिन टोपोआइसोमरेज जब वहाँ पे काम करेगा तो अच्छे से, देखिए हेलिकेज क्या करता है मोस्टली ना, वो बस कॉइलिंग को ऐसे, जैसे डीएनए मुड़ा मुड़ा होता है ना कॉइल कॉइल करके, उस कॉइलिंग को बस स्ट्रेट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन्ड को कट नहीं कर पाएगा वो सही से। तो टोपोआइसोमरेज वो मोस्टली मेन काम करता है, क्या बनाता है? रेप्लिकेशन फॉर को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, लीडिंग स्टैंड आर सिंथेसाइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। लैगिंग स्टैंड इज सिंथेसाइज बाय बैक स्विचिंग प्रोसेस, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए पॉलीमरेज कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज न्यू चेन ऑफ डीएनए, नहीं, डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा। वहाँ पे मैं बताया जैसे आपको, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, आरएनए प्राइमर को जोड़ेगा, तब वो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। सी वाला ऑप्शन आपका गलत है, माने कि ये आंसर होगा। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड बाय हेलिकेज विद हेल्प ऑफ द टोपोआइसोमरेज, तो ये डी वाला सही है, तो सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर फ्रैगमेंट इन। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहाँ पे होता है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यही सब आप एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं या कोई भी सीएसआईआर नेट के लिए भी तैयारी करेंगे, जब तक आपको ये बेसिक नहीं आता रहेगा आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट लैगिंग स्टैंड में होता है, बेसिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, ये मैं कह रहा हूँ। और आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और मुझे बताएंगे कि ऐसे एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आऊँगा। आप बताइए कि किस टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीएसआई या नेट लेवल का भी ला सकूँ। आगे देखता हूँ। द रिप्लिकेशन फॉर्क ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? वो एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड रीजन अपीयर होता है, अलग अलग दोनों, मतलब खुल जाता है, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हट जाते हैं और वो सिंगल स्टैंड दिखता है, तो ए वाला आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द डीएनए रिप्लिकेशन। तो देखिए आपको पूछ रहा है, स्टेप पूछ रहा है मोस्टली, तो सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले देखिए पढ़ेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट बाय इनिशिएटर प्रोटीन, सबसे पहले इनिशिएटर प्रोटीन होता है। ठीक है, डीएनए का ओरी सी रीजन होता है ना,
तो इनिशिएशन होता है, सबसे पहले इसका इनिशिएशन मतलब 4 इसका होगा, देखिए 4 सब में है। फिर क्या होता है आपका, फिर क्या होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का कटिंग होता है, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ओपनिंग ऑफ बबल इन अ डुप्लेक्स बाई अनबाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि डीएनए हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज। 4 5, तो 4 5 देखिए 3 में, अभी भी हम आंसर के पास नहीं पहुँचे हैं। अब क्या होगा, अब होगा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब जो आपका क्या बन गया, आपका बबल बन गया है, रिप्लिकेशन फॉर्क बन गया है, तो वहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जाके बाइंड कर लिया कि वो फिर से पेयरिंग ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर बाई आरएनए पॉलीमरेज होगा, ताकि कि वो डायरेक्शन दे सके डीएनए पॉलीमरेज को कि भाई आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए का रिप्लिकेशन करना है। फिर क्या होगा आपका, फिर होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड आरएनए प्राइमर्स बाई पॉली 3 कॉपुलर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, फिर रिमूवल ऑफ आरएनए, जब डीएनए पॉलीमरेज अपना स्ट्रिंग बना लेगा तो आरएनए प्राइमर वहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 होगा। फिर क्या होगा लास्ट में, आपका जो डीएनए होगा वो लैगिंग स्ट्रैंड में फ्रैगमेंट के रूप में सिंथेसाइज होगा, तो उसको क्या होगा, फिल अप किया जाएगा लाइगेज की हेल्प से। तो इसका राइट आंसर ए होगा। एक प्रोसेस है डीएनए रिप्लिकेशन का, सिंपल डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन आगे बढ़ेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो बिल्कुल आप सिंपली पढ़ लेंगे, उसको कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू एलिमिनेट ए wrong इन द along स्टैंड इज ब्रॉट अबाउट ए। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में क्या होता है, आपका पॉलीमरेज 1 और 3 के पास कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, उस वो 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्जियोन्यूक्लियेज, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा था, रिप्लिकेशन कर रहा था, लेकिन पॉलीमरेज 1 एंड 2 3 के पास कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम एक बैक साइड जाके बैक स्विचिंग करके कट करके उसे निकाल देता है, अगर कोई गलती होता है तब। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल whose nucleotide are labeled with N15 is allowed to replicate on a medium containing unlabeled nucleotide after 16 molecule have been formed, how many will show radioactivity। ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल मतलब डबल स्टैंडर्ड है, उसको कह रहा है N15 से लेबल्ड है, माने कि दोनों जो फ्रेगमेंट है वो N15 से लेबल्ड है। अब वो दोनों, वो कह रहा है कि कहाँ पे उसको रिप्लिकेट कराया जा रहा है, रिप्लिकेट आने मीडियम कंटेनिंग अनलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पे अनलेबल्ड है, लेबल्ड रहता तो बात अलग होती, अनलेबल्ड है यानी आप चाहे जितने बार रिप्लिकेशन करा लो, 2 फ्रेगमेंट जो आपका पेरेंट फ्रेगमेंट है उसी के पास लेबल्ड N15 है, तो वो दो ही डीएनए मॉलिक्यूल में आधा आधा जगह रेडी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। यही लेबल्ड वाले में होता है तो 16 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो सारे में आता रेडियो एक्टिविटी। अनलेबल्ड है तो 2 में आएगा, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है, बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर लेबल्ड विथ N15, it is now allowed to replicate on a medium with N14, sample of its DNA were electrophorest after first second and third replication, each time only one bond observed, only one bond ऑब्जर्व हो रहा है बैंड, तो क्या ये है, ये सेमी कंजर्वेटिव है, अगर दोनों में होता तो क्या होता, कंजर्वेटिव होता, ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे होता है डीएनए मॉलिक्यूल को तो वो डिस्पर्सिव होता है, लेकिन एक बैंड में है तो वो सेमी कंजर्वेटिव है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए आर आरएनए कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग देयर कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आर नोन एज। तो देखिए डीएनए प्रोब के बारे में बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर प्रोब के बारे में बात कर रहा है, वो कम्प्लीमेंट्री रीजन से जाके बाइंड होते हैं, अगर वहाँ पे वो कोई भी बाइंड होते हैं और वो कलर वलर अगर लगा है टैग वैग तो देते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बाइंड जो होता है मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूलर प्रोब कहलाता है, सिंपल सा डिफिनेशन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनिशिएट डीएनए रिप्लिकेशन, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनए रिप्लिकेशन को स्टार्ट करता है थ्रू द आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन करके। ओके, तो डीएनए रिप्लिकेशन के ऊपर ये छोटा सा वीडियो रहा, ओके, जहाँ पे हमने 20 एमसीक्यू देखा है, और देखिए यही चीज़ें होता है, एक टॉपिक के ऊपर 20 एमसीक्यू, मान लीजिए 2-3 एमसीक्यू और करके थोड़ा कर लेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ डीएनए रिप्लिकेशन से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, आपको इतना ही करना है, और आगे जो भी टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या कोई भी, मैं ऐसे एमसीक्यू कराता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई आइडिया नहीं है तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा अबाउट वाले सेक्शन में, या टेलीग्राम से आप ले लीजिए, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।